नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की, कि उत्तल दर्पण से प्रकाश पुंज आके टकराते हैं तो कौन कौन से प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तल दर्पण क्या है, जिसको हम पहले ही समझ चुके हैं। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ कि उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ, मतलब इसके पीछे की साइड पॉलिश होती है, और इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है ये बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। इस तरह के दर्पण को हम उत्तल दर्पण नाम देते हैं। और हमने ये भी बात कर रहे हैं कि कोई भी दर्पण होता है वो कांच के एक गोले से कटा हुआ होता है। तो कांच के गोले की हम बात करें, मान लो ये कांच का गोला, तो इसमें से इस दर्पण को काटा होगा, तो इसका जो केंद्र होता है कांच के गोले का केंद्र C, उसी को हम वक्रता केंद्र बोलते हैं, वक्रता केंद्र। और तो उत्तल दर्पण के केस में वक्रता केंद्र इसकी पॉलिश सरफेस के पीछे की साइड होगा, ना कि आगे की साइड। और इसका जो फोकस बिंदु होगा वो वक्रता केंद्र से आधी दूरी पे होता है, तो वो फोकस बिंदु भी इसके पीछे होगा। तो इसलिए यहाँ पे उत्तल दर्पण के पीछे फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र दिखाए हुए हैं। पर किसी वस्तु को हम इसको उत्तल दर्पण में देखना है तो वो दर्पण के सामने रखी होनी चाहिए। तो दर्पण के सामने की अगर स्थितियों की बात करें तो यहाँ पे इसकी स्थिति कहाँ हो सकती है? इसकी दो स्थिति हो सकती है, या तो वस्तु अनंत पे हो, वस्तु अनंत पर रखी हो। अनंत का मतलब बहुत दूर, ऐसा मानते हैं कि बहुत दूर वस्तु को हम क्या बोलते हैं कि अनंत पे रखी हुई है, बहुत दूर रखी हुई। और दूसरा मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष वाली लाइन ये है इस पर। तो ये मुख्य अक्ष का मतलब कहाँ हुआ? मुख्य अक्ष पर रखने का मतलब अनंत व ध्रुव के बीच में, ध्रुव के मध्य। ध्रुव बिंदु कौन सा होता है? ये वाला दर्पण का जो बिंदु होता है इसको बोलते हैं ध्रुव, ध्रुव। ठीक है। तो क्योंकि फोकस बिंदु, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखो कि जब हमने अवतल दर्पण की बात की थी पिछली क्लास में, तो ये अवतल दर्पण हो गया। इस अवतल दर्पण में ये तो हो गया ध्रुव बिंदु, जिसको हम P से बोलते हैं। और ये दर्पण इस तरह का है तो इसका गोला इस तरह बना होगा, तो वक्रता केंद्र इसके आगे रहा और फोकस बिंदु भी यहाँ पे रहा। तो यहाँ पे वस्तु की स्थिति बहुत सारी थी। इसके पीछे रख सकते थे, C पर रख सकते थे वस्तु को वक्रता केंद्र पर, F पर रख सकते थे, इन दोनों के बीच में रख सकते थे। तो बहुत सारी स्थितियाँ यहाँ पे बनती थी। पर यहाँ पर ऐसा कोई बिंदु ही उपस्थित नहीं है मुख्य अक्ष पर, क्योंकि यहाँ पे दोनों बिंदु जो है वो दर्पण के पीछे की साइड आ गए हैं। तो इसलिए यहाँ पे दो ही स्थितियाँ हैं, वस्तु अनंत पर रखी हो या मुख्य अक्ष पर कहीं रखी हो। मुख्य अक्ष पर रखी है मतलब अनंत और ध्रुव के बीच में, या कहीं भी रख दो वस्तु को तो वो अनंत और मुख्य ये जो ध्रुव बिंदु है इसके बीच में ही आएगी। तो इन दोनों स्थितियों में अपन बात करते हैं दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की। किसके केस में? उत्तल दर्पण के केस में। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो कि जब वस्तु अनंत पर हो तो हमने एक चीज़ पहले समझ रखी है कि जब भी हम डायग्राम बनाते हैं, जब भी हम आरेख खींचेंगे, तो हमें ये पता है कि जो समांतर किरणें आती है, समांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात F बिंदु से होकर गुजरती है। ये हमने प्रतिबिंब निर्माण का पहला जो गुण था वो पढ़ा था। पहला गुण क्या था कि समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात जब किसी दर्पण से उनका परावर्तन होगा तो उसके पश्चात F बिंदु से गुजरती है। F कौन सा बिंदु? फोकस बिंदु से। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट लगेगा कि मान लो समांतर किरणें हैं, तो समांतर किरणें क्यों होगी? क्योंकि अगर वस्तु अनंत पर होती है तो वहाँ से जो भी किरणें आती है वो समांतर ही होती है। तो हमने माना कि वस्तु अनंत पर है, तो यहाँ से दो समांतर प्रकाश पुंज आए और इनका परावर्तन हुआ उत्तल दर्पण से। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो
कि यहाँ से परावर्तन के पश्चात तो ये इधर चली गई, पर हमारा नियम तो था कि बिंदु F से होकर गुजरती है। तो उत्तल दर्पण के केस में क्या होता है कि ये F बिंदु से होते हुए गुजरते हुए प्रतीत होती है। अगर इनको अपन मिलाएं परावर्तित किरणों को, ये तो आपतित किरण थी, ये टकराने के बाद परावर्तित किरण है, तो अगर इनको मिलाते हैं तो ये F बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है इस तरीके से। तो F बिंदु से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पे। प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे हो गया? फोकस बिंदु पे हो गया। तो अवतल दर्पण के केस में भी यही था कि जब वस्तु अनंत पे है तो उसका निर्माण फोकस बिंदु पर होता है। अब यहाँ पे फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण हो गया, पर हमने अगर इसकी प्रकृति की बात करें, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की स्थिति तो होगी फोकस बिंदु, पर प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति होगी, अगर इसको देखें तो ये बहुत छोटा बनता है। और दूसरा बिंदु क्या हो गया कि दर्पण के पीछे की साइड बन रहा है। तो पीछे की साइड अगर बन रहा है तो आभासी व सीधा। अगर दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है, मान लो ये दर्पण है, ये पॉलिश है, इसकी सतह है, तो इसके अगर सामने बनता है तो वास्तविक और उल्टा बोलते हैं, वास्तविक व उल्टा। और इसके पीछे की साइड बनता है तो आभासी व सीधा। इसकी बात हमने पहले कर ली थी। तो पीछे की साइड बना है दर्पण के तो आभासी व सीधा और छोटा बनता है, और इसकी स्थिति क्या है? फोकस बिंदु पर। तो ये तो वो केस था कि जब वस्तु अनंत पर हो। अब दूसरा केस है अनंत और ध्रुव के कहीं बीच में रखी हो मुख्य अक्ष पर। तो उस केस को भी देखते हैं कि जब वस्तु या बिंब अनंत और ध्रुव बिंदु के बीच में हो। तो एक रेखा हम समांतर लेके चलते हैं कि एक समांतर प्रकाश पुंज आया और इसका परावर्तन हो गया। तो दूसरा अपन प्रकाश पुंज लेके चलते हैं ध्रुव पे। तो अगर ध्रुव से हमें पता है कि कोई भी प्रकाश पुंज ध्रुव पे आएगा तो वो उसी कोण पे टकराने के बाद वापस जाता है जिससे वो आया था, तो वही सेम कोण बनाते हुए वो चला जाएगा। अब इन दोनों का अगर अपन पीछे प्रतिच्छेद कराते हैं तो एक जो लाइन है वो तो फोकस से पास करेगी क्योंकि समांतर प्रकाश पुंज था, और दूसरे की इसको काटेगी ध्रुव और F के बीच में। ये थोड़ा मुश्किल है, इसको समझाता हूँ मैं। ये है उत्तल दर्पण। इस उत्तल दर्पण में ये बिंदु तो ध्रुव P, पीछे है फोकस बिंदु F और ये है वक्रता केंद्र। अब मुख्य अक्ष पर कहीं हमने एक वस्तु रख दी। तो पहला नियम ये कहता था आरेख बनाने का कि अगर कोई भी प्रकाश पुंज समानांतर आता है तो टकराने के बाद वो बिंदु F से पास करेगा, पर इस केस में F से पास डायरेक्टली ना करके वो F से पास करते हुए प्रतीत होगा, F से गुजरते हुए प्रतीत होगा। ठीक है। दूसरा नियम ये कहता था, एक और नियम था आरेख का, कि अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पे आती है तो वो जिस कोण पे आएगी, मान लो 30 डिग्री पे आई, तो टकराने के बाद भी वो 30 डिग्री का कोण ही बनाएगी। ठीक है। तो अगर इसको पीछे प्रतिच्छेद कराते हैं तो ये यहाँ कहीं प्रतिच्छेद होगा, तो ये बन जाएगा क्या? प्रतिबिंब। कहीं भी रख दो वस्तु को, मान लो यहाँ पे रख दो, यहाँ पे मैंने वस्तु रख दी, ये समानांतर आई और टकराने के बाद इधर, तो ये किससे पास करेगी? F से। और अगर ध्रुव से आई तो टकराने के बाद इधर, तो ये फिर भी जो प्रतिबिंब होगा वो ध्रुव और F के बीच में लगा हुआ प्रतीत होता है। तो इस पूरे मुख्य अक्ष पर कहीं भी वस्तु को रख दो तो उसका जो प्रतिबिंब है वो हमेशा कहाँ पे होगा? इस P बिंदु और F के बीच में ही उसका प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अब यहाँ पे देखो, जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई? प्रतिबिंब की स्थिति हो गई
P व F के बीच में। P क्या है? ध्रुव बिंदु, और F क्या है? फोकस, इसके बीच में होगी। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो गई? प्रतिबिंब की प्रकृति क्योंकि दर्पण के पीछे है तो पहली प्रकृति तो आभासी और दूसरा सीधा, क्योंकि पीछे है तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है। और दूसरा वस्तु से छोटा, ये जो वस्तु थी इससे इसका निर्माण छोटा होता है। तो ये दोनों ही आरेख हैं इसमें उत्तल दर्पण के केस में। पहला आरेख तो था जो वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, और दूसरा अनंत व ध्रुव बिंदु के बीच में। तो दोनों ही आरेख बना सकते हैं जो हमने नियम समझा था उसके हिसाब से। तो दो स्थिति दोनों को हम टेबल से भी देख लेते हैं कि जब वस्तु अनंत पे थी, यहाँ पे अनंत पे वस्तु है तो अनंत से समांतर प्रकाशपुंज आते हैं, समांतर प्रकाशपुंज जाके टकराए और टकराने के बाद जब इनका परावर्तन हुआ तो ये फोकस बिंदु से होकर गुजरते हुए प्रतीत होते हैं। तो इस केस में यहाँ पे प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बन गया। दूसरे में देखें कि अनंत, ये हो गया मुख्य अक्ष और ये हो गया ध्रुव बिंदु P। तो अनंत और P के बीच में अगर कहीं भी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब P और F के बीच में बनता है पीछे की साइड, और पीछे की साइड बनता है तो आभासी वो सीधा। तो पहला केस यही है कि अनंत पर है तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा क्योंकि पीछे है, और अत्यधिक छोटा बनता है F पे। ये देखो बिंदु आकार का छोटा सा बनता है। और अनंत और ध्रुव के बीच में अगर वस्तु रखा हुआ है तो दर्पण के पीछे ध्रुव और F के बीच में, ये ध्रुव और F के बीच में बनेगा हमेशा, और आभासी और सीधा और छोटा होता है। एक और बात कि ये जो उत्तल दर्पण है इसका जो प्रयोग है, उपयोग है, वो गाड़ियों में किया जाता है। गाड़ियों में जो पीछे का शीशा होता है जिसमें अपन पीछे देखते हैं तो उसमें यही दर्पण लगा होता है। अब कभी दर्पण को अपन ध्यान से देखो तो उसमें लिखा रहता है कि ऑब्जेक्ट इन द मिरर, बहुत सारी मोटरसाइकिलों के शीशों पे देखना या कारों के शीशों पे देखना, बहुत सारी गाड़ियों पे लिखा रहता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। मतलब कि जो इस कांच में जो भी आपको पीछे की गाड़ियाँ या कुछ भी वस्तु दिख रही है वो पास है, आपके समीप है, जितना वो दिख रही है उससे भी ज़्यादा। मान लो अगर वो पीछे 50 मीटर पे है तो वो कांच में आपको लगभग ऐसा लगेगा कि बहुत पास है, 20 मीटर पे ही पीछे से कोई गाड़ी आ रही। तो इसलिए होता है कि यहाँ पे कहीं भी वस्तु हो उत्तल दर्पण में वो हमेशा पास ही इन दोनों के बीच में ही उसका प्रतिबिंब का निर्माण करता है, वो पास ही दिखता है, ऐसा लगता है कि पीछे गाड़ी आने ही वाली है। तो हम क्या करते हैं कि अपनी गाड़ी को थोड़ा साइड कर लेते हैं ताकि वो गाड़ी निकल जाए। तो इस तरह से इसका एक उपयोग तो ये हो गया कि गाड़ियों के शीशों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग हो गया एटीएम मशीनों में। एटीएम मशीनों में क्या होता है कि जैसे ये मान लो मशीन है तो यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा कांच सा लगा होता है। तो उस कांच में क्या होता है कि पीछे के लोग दिखाई देते हैं। अगर इसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा हुआ पैसे निकाल रहा है तो इस कांच में क्या है, पीछे का व्यक्ति दिखाई देगा कि वो आपका पिन तो नहीं देख रहा, आपके पैसे को तो नहीं देख रहा, आप जो पिन डाल रहे वगैरह। तो इसके लिए भी इसका एटीएम मशीनों में भी इसका यूज़ किया जाता है कि जहाँ पर भी ऐसी और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मेडिकल फील्ड में भी किया जाता है, डॉक्टर्स प्रयोग करते हैं। तो ऐसी जहाँ पर किसी भी वस्तु को पास देखना हो वहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये दोनों दर्पणों की हमने बात कर ली, पिछली वाली क्लास में अवतल की और इसके क्लास में उत्तल दर्पण की। अब बात करते हैं दर्पण सूत्र की। दर्पण सूत्र क्या है कि कोई भी गोलीय दर्पण कितने टाइप के थे? 2 टाइप के, एक तो अवतल, दूसरा उत्तल।
अवतल था इस तरह का जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर धंसा हुआ हो, और उत्तल इस तरह का जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ हो। तो जब भी किसी दर्पण के सामने, मान लो मैंने अवतल दर्पण लिया, कोई भी दर्पण ले सकता है, अवतल या उत्तल, इसके सामने अगर कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ पे मैंने वस्तु रखा हुआ है, तो इस दर्पण से इसकी दूरी को अंग्रेजी के यू अक्षर से दिखाया जाता है। वस्तु की दूरी को यू अक्षर से दिखाया जाता है, यू शब्द से दिखाया जाता है। और मान लो इसकी जो प्रतिबिंब बना, कहीं यहाँ बन गया मान लो प्रतिबिंब, तो इसकी दूरी को वी से दिखाया जाता है, वी। ये बात समझ में आती है? यू से और वी से, प्रतिबिंब की दूरी को तो वी से, और बिंब यानी वस्तु की दूरी को यू से। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि ध्रुव से बिंब की दूरी, बिंब यानी वस्तु की दूरी यू कहलाती है, और ध्रुव बिंदु से, ध्रुव कौन सा बिंदु? ये वाला, पी वाला बिंदु, यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी यू वी कहलाती है। और एफ तो फोकस दूरी होता ही है, जहाँ एफ बिंदु होता है उसको फोकस दूरी बोलते हैं। एफ बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को छोटे एफ से दिखाया जाता है, जिसको बोलते हैं फोकस दूरी। ये मैं सब पहले बता चुका हूँ, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, सब बता चुका हूँ पुराने वीडियो में। तो दर्पण सूत्र ये है कि ये समीकरण हमको ध्यान रखनी है, 1/v + 1/u = 1/f। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से दूरी। u क्या है? वस्तु की ध्रुव से दूरी। और f क्या है? फोकस दूरी। हमें याद रखना है कि दो तरह के हमने दर्पणों की बात की, एक तो अवतल, अवतल, और दूसरा उत्तल। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी को हमेशा लेना है ऋणात्मक, ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण में लेना है धनात्मक। इसको याद रख लेना, नोट डाल के लिख लो कॉपी में कि अवतल दर्पण के केस में जो फोकस दूरी है, जो फोकस बिंदु होता है, ये अवतल दर्पण हो गया, तो ये जो दूरी है इसको ऋणात्मक लेना है, और उत्तल दर्पण में धनात्मक। ये ऋणात्मक धनात्मक क्या है? जैसे मान लो फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, और वो बोल रहा है कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, तो इसको +20 लिखेंगे। बोलता है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, तो उसको -20 सेंटीमीटर लिखा जाएगा। तो ये प्लस और माइनस का चक्कर ही है, और आगे उदाहरण से अपन समझ लेंगे इसको। अगली चीज़ है जो इसमें समझने वाली है कि मान लो ये दर्पण है, इस दर्पण की ये सतह है पॉलिश्ड, ये बिंदु हो गया ध्रुव, और ये लाइन पूरी क्या होगी? मुख्य अक्ष होगी। तो किसी भी दर्पण में जो दूरियां धनात्मक ऋणात्मक कैसे होती है वो अपन समझ रहे हैं। तो दर्पण के जो सामने वाली जो दूरियां हैं उनको अपन लेते हैं ऋणात्मक, ये बस याद रख लो। दर्पण की पॉलिश्ड सरफेस है, ये सतह क्या है? पॉलिश है, इसको किसी रंग से पॉलिश कर दिया। तो दूसरी वाली सतह परावर्तक पृष्ठ हुई, तो परावर्तक पृष्ठ, ये वाला सतह क्या है? परावर्तक, परावर्तक पृष्ठ है। तो परावर्तक पृष्ठ या सतह, तो इसके सामने जितनी भी वस्तुएं रखी रहेगी उन सब की दूरी अपने को लेनी है ऋणात्मक। मतलब सामने वाली दूरी तो ऋणात्मक और पीछे वाली दूरियां धनात्मक लेनी है। याद कैसे रखना है? सामने वाली दूरियां ऋणात्मक व पीछे वाली दूरियां धनात्मक। सामने वाली किसके सामने वाली? दर्पण के सामने वाली। मान लो ये अवतल ना हो कि उत्तल दर्पण होता, तो इसके इधर वाली दूरियां अपन क्या लेते हैं? ऋणात्मक, पीछे वाली दूरियां धनात्मक। तो हमेशा ये रखो, कोई सा भी दर्पण हो सामने वाली दूरियां लेनी है ऋणात्मक। और एक और बात, जो प्रतिबिंब बनता है वो मुख्य अक्ष पर ही बनता है, ठीक है? तो मुख्य अक्ष पर प्रतिबिंब बनेगा तो दो तरह से प्रतिबिंब बन सकते हैं, या तो ऊपर या फिर नीचे। तो मुख्य अक्ष के ऊपर कोई भी दूरी हो उसको लेना है धनात्मक,
और मुख्य अक्ष के नीचे कोई दूरी हो तो उसको लेना है ऋणात्मक। ठीक है, ऊपर कोई दूरी हो, ऊपर कोई ऊंचाई हो तो धनात्मक ऊंचाई, और नीचे हो तो ऋणात्मक ऊंचाई। ये चीज़ समझने की है बस। उसके बाद सारे आपके जो सवाल है इसके वो आराम से हो जाएंगे। फिर से मैं समझा देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे दर्पण रखा हुआ है, तो दर्पण के सामने वाली दूरियाँ ऋणात्मक, पीछे वाली धनात्मक, ऊपर वाली ऊंचाई धनात्मक, नीचे वाली ऊंचाई ऋणात्मक। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ जाती है। अगला बिंदु लेते हैं आवर्धनता या फिर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब है वो कितना मैग्नीफाई है, कितना बड़ा है, कितना ज़्यादा बड़ा है किसकी तुलना में, वस्तु की तुलना में, वस्तु की तुलना में। ठीक है, जैसे उदाहरण की तरह बात करते हैं कि मान लो हमने कोई वस्तु रखी और इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बन गया, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, ज़्यादा है, तो इसको बोलेंगे कि ये जो प्रतिबिंब बना है ये मैग्नीफाइड बना है। मैग्नीफाइड मतलब जैसे मैग्निफिकेशन से शब्द निकला है, मैग्नीफाइड मतलब आवर्धित, मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, तो इसी को नाम दिया गया आवर्धनता, कि कितना बड़ा प्रतिबिंब है वस्तु की तुलना में। तो इसका सूत्र इतना सा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, बिंब मतलब वस्तु की ऊंचाई, इन दोनों के अनुपात लेंगे तो उसको आवर्धन कहेंगे, और आवर्धन को m से दर्शाया जाता है। तो m का मतलब तो क्या है, आवर्धन। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात बिंब की ऊंचाई से। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से दिखाया जाता है और h से बिंब की ऊंचाई को दिखाया जाता है। मान लो जो वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई मान लो हमने 10 सेंटीमीटर है, और इस वस्तु का प्रतिबिंब जो बना, प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गई मान लो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वस्तु 10 थी और प्रतिबिंब बना 20, तो क्या बोलेंगे कि इसकी 2 गुनी ऊंचाई है, 2 गुना आवर्धन है। तो m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई को अपन h डैश से दिखाते हैं और वस्तु की ऊंचाई को हम h से दिखाते हैं। तो m का सूत्र क्या है, h डैश बटे h, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ पे 20 है और बिंब की ऊंचाई 10, तो इससे ये कटा 2 बार, तो आवर्धन हो गया 2 गुना। ठीक है, आवर्धन कितना आ गया, 2। मतलब इससे ये पता चलता है कि जो प्रतिबिंब है वह बिंब से 2 गुना बड़ा है। ये 10 था तो ये 20 है। तो इसी को नाम दिया गया आवर्धन, कि वस्तु से प्रतिबिंब कितना आवर्धित है, कितना बड़ा बना है। तो ये चीज़ भी समझने वाली थी, आपको समझ में आई होगी। अब इन सबको अपन एक जो उदाहरण है उससे देखते हैं। उदाहरण देखो कि एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से, सेविंग दर्पण, सेविंग कर रहा है कोई आदमी, तो उससे सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर है। यदि सेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है तो बनने वाले प्रतिबिंब के दर्पण से दूरी और आवर्धनता निकालें। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे अपन को ये पता करना है, सबसे पहला कोई भी सवाल में सबसे पहला प्रकाश जो चैप्टर है इसमें ये देखना है कि दर्पण कौन सा है, दर्पण का प्रकार। दर्पण 2 ही प्रकार की हो सकता है, या तो अवतल होगा या फिर उत्तल होगा। उसके बाद ही सारी चीज़ें देखनी होती है। तो अवतल होगा, तो अवतल के केस में हमने देखा था कि जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी को क्या लेंगे, ऋणात्मक, ऋणात्मक। और उत्तल के केस में फोकस दूरी को क्या लेते हैं, धनात्मक। तो पहला तो अपना बिंदु क्या है कि फोकस दूरी ज्ञात करो कि ऋणात्मक है या फिर धनात्मक है। वो किससे पता चलेगा, वो पता चलेगा हमको दर्पण के प्रकार से।
तो यहाँ पे दर्पण का प्रकार कौन सा है, सेविंग दर्पण है। तो सेविंग जो दर्पण होता है वो होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की हमको क्या दे रखी है, यदि सेविंग दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, f, तो f की का है 80 सेंटीमीटर। अब इसको लेंगे ऋणात्मक क्योंकि अवतल दर्पण है, तो क्या हो गया, फोकस दूरी f बराबर -80 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि कोई भी दर्पण है अवतल दर्पण, तो उसके सामने वस्तु रखी होगी, तो सामने वस्तु रखी रहती है, तो u क्या होती है, वस्तु की दूरी। इसको ऐसे समझो, मैंने अवतल दर्पण बना दिया, ये सेविंग दर्पण है, ठीक है। इसके सामने कोई व्यक्ति सेविंग कर रहा है, वो इससे 20 सेंटीमीटर दूर है, 20 सेंटीमीटर दूर, तो यहाँ कहीं होगा 20 सेंटीमीटर दूर। और दर्पण से वस्तु की दूरी को u से दर्शाया जाता है, और इसके सामने अगर दूरी होती है, दर्पण के सामने को क्या बोला था, ऋणात्मक, पीछे को क्या बोला था, धनात्मक। तो सामने दूरी है तो u क्या है, ऋणात्मक है, तो u हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से समझो इसको। और अपना दर्पण सूत्र क्या कहता है, दर्पण सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f, ये दर्पण सूत्र है। अब इस दर्पण सूत्र में अपन को देखो कि 1/v प्लस v क्या होती है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या होता है, वस्तु की स्थिति, वस्तु की दूरी, और f होता है फोकस। तो इस सवाल में अपन को फोकस दे रखा है 80, u दे रखा है -20, तो हमको निकालना है v, मतलब वस्तु की दूरी निकालनी है, प्रतिबिंब, वस्तु की नहीं, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी निकालनी। तो सबसे पहला काम तो ये करना है अपन को। तो ये मैं समझाता हूँ आपको, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको मिटा देता हूँ। तो दर्पण सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f। तो यहाँ से 1/v निकाल लो, 1/v निकाल लेंगे तो ये 1/u इधर आ जाएगा, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f - 1/u, क्योंकि इधर से इधर जाएंगे तो धनात्मक चीज़ ऋणात्मक हो जाती है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे अपन को पता है कि f का मान क्या था, f का मान था -80 सेंटीमीटर, और जो u का मान था, जो व्यक्ति की दूरी है, जो वस्तु है, क्योंकि व्यक्ति अपना ही चेहरा देखेगा तो वही वस्तु है, तो व्यक्ति की दूरी है -20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसको डाल दो -80, माइनस का चिन्ह और -20, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये तो आ गया -80, ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएगा, प्लस 1/20, ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस गुणनफल कर दो, तो ये आ जाएगा -20, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 80, ये 1 से गुणा होगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1600, 8 दूनी 16, 2 0, तो ये 80 में से 20 गए तो कितना बचता है 60, और ये आ जाएगा 1600, 1 0 से 1 0 कट गई। तो 1/v का मान क्या आ जाएगा, 6/160, ठीक है। तो इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो v का मान क्या हो जाएगा, 160/6, ठीक है, 160/6। 2 से काट दो, 2 से 3 बार कट रहा है, 2 से कट रहा है 80 बार, तो 80/3, 3 से इसको काट दो 80 को, तो 3 दूनी 6, तो 8 में से 6 गए तो बचते हैं 2, 6 तिया 18, फिर 2 बचेंगे 6-7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से v का मान आ गया 26.67।
अब ये देखो इसके आगे कौन सा चिन्ह है, कोई भी चिन्ह नहीं है, क्योंकि ये इसी को बोलते हैं अपन धनात्मक। तो ये क्या आया, धनात्मक आया। तो धनात्मक है, इसका मतलब क्या है कि जो दूरी धनात्मक कब होती है, जब दूरी क्या हो, प्रतिबिंब के पीछे हो। तो प्रतिबिंब के पीछे है मतलब v जो है वो प्रतिबिंब के पीछे है, और पीछे बना है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रतिबिंब है ये है आभासी व सीधा। क्यों है प्रतिबिंब आभासी, क्योंकि दर्पण है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो पीछे बन रहा है, तभी तो दूरी धनात्मक आ रही है, और पीछे बन रहा है मतलब दर्पण के पीछे कोई भी प्रतिबिंब आभासी हो सीधा होता है। अब अगला इसमें पूछा है आवर्धनता। आवर्धनता मतलब m, m का मतलब होता है h डेस बटे h, ठीक है। अब h डेस बटे h को दूसरी तरह भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये किसको बताता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को, और ये बताता है वस्तु की ऊंचाई को। पर यहाँ पे हमारे पास ऊंचाई ना है, ऊंचाई नहीं होने के कारण अपन यहाँ पे प्रतिबिंब की जगह लेंगे v को, और वस्तु की जगह लेंगे u को। ऊंचाई नहीं हो यहाँ पे है नहीं हमारे पास, तो इसको लिए हम क्या लेंगे, इनकी दूरियों को ले लेंगे। तो v बटे u, तो m बराबर v बटे u, ठीक है। तो यहाँ पे v का मान क्या है, 26.67, ठीक है। u का मान क्या है, माइनस का 20। तो यहाँ पे इसको भाग करेंगे तो लगभग आएगा 1.3, क्या आएगा 1.3। तो 1.3 क्या हो गया, इसका आवर्धन हो गया। तो इस तरह से इसको निकालना है कि जो वस्तु है वो आवर्धित प्रतीत होती है, क्योंकि यहाँ पे v जो है वो ज़्यादा दूरी पर है और u कम है, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब है वो आवर्धित बना है, और दर्पण के पीछे बना है। इस किससे पता चला, यहाँ पे प्लस बिंदु से। तो ये चीज़ भी समझने वाली है। इसको सरल भाषा में और बताने का मैं प्रयास करूँ तो मान लो ये दर्पण है, हमने आरेख डायग्राम देख ही लिया। तो आरेख डायग्राम में ये ध्रुव हो गया, इसके सामने, दर्पण के सामने कोई भी दूरी है तो उसको ऋणात्मक लेना है, पीछे कोई भी दूरी है तो उसको धनात्मक लेना है, ऊपर कोई भी दूरी है तो वो होगी धनात्मक, और नीचे कोई भी दूरी होगी तो वो होगी ऋणात्मक, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो कि m है h डेस बटे h और v बटे u, ठीक है। अभी जो पिछला सवाल था उसमें u को हमने लिया था ऋणात्मक, ठीक है। तो u ऋणात्मक है, और वस्तु जो होगी वो मुख्य अक्ष के ऊपर होगी, तो मुख्य अक्ष के ऊपर होगी तो इसकी ऊंचाई होगी धनात्मक, ठीक है। अब इसके पीछे बना है प्रतिबिंब, क्योंकि v प्लस आया था तो पीछे प्रतिबिंब बना है, और पीछे प्रतिबिंब अगर बना है तो मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो ये भी क्या होगा, धनात्मक। तो हमारा 1.3 उत्तर आया वो धनात्मक आना चाहिए, ठीक है। जबकि हमारा जो उत्तर है वो क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। कैसे आ रहा है ऋणात्मक, यहाँ पे देखो, क्योंकि हमने माइनस u लिखा है यहाँ पे, तो इसको ऋणात्मक आ रहा है यहाँ पे, पर आना क्या चाहिए, धनात्मक आना चाहिए। तो धनात्मक क्यों कब आएगा, जब इस सूत्र के आगे अपन पहले से ही एक ऋण माइनस लगा देंगे। तो इसका जो आवर्धन का जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, m बटे h डेस बटे h बराबर माइनस v बटे u, ये इसका सूत्र होना चाहिए। तो बिल्कुल सही सूत्र क्या है आवर्धन का, m बराबर h डेस बटे h। h क्या है, अगर ऊंचाई दे रखी हो तो ऊंचाई से निकाल लेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे नीचे में क्या आएगा, बिंब की ऊंचाई या फिर वस्तु की ऊंचाई। ये है वस्तु की दूरी, नहीं वस्तु की नहीं, ये प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और यह है u वस्तु की दूरी। तो ये माइनस साइन पहले ही रखना,
और V और U को उसके जो चिन्ह है उसके अनुसार रखना। तो इस तरह से पुराने वाले एग्जाम में पहले में अगर V/U लगाएंगे तो माइनस V का मान आया था 26.67 और U था -20, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1/3 आएगा, फिर जाके उत्तर सही होगा। तो सूत्र क्या होना चाहिए कि -V/U होना चाहिए। मतलब जो प्रतिबिंब है इसमें 1.3 गुना बड़ा बना है, 3 गुना बड़ा बना है, ठीक है। तो इस तरह से इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर एक और उदाहरण लें, एक और उदाहरण की बात करते हैं कि एक उत्तल दर्पण है, उदाहरण नंबर 2 हमारी किताब का ही उदाहरण है। एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी दे रखी है, फोकस दूरी ये दे रखी है 30 सेंटीमीटर, और वो कह रहा है कि एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे क्या क्या इन सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, दर्पण का प्रकार। तो दर्पण का प्रकार क्या हो गया, इसने बोल दिया कि उत्तल दर्पण है साहब, कि उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर, मतलब F का मान हमारे पास आ गया +30 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल दर्पण में अपन फोकस दूरी प्लस धनात्मक लेते हैं। आभासी प्रतिबिंब बना है, मतलब दर्पण के पीछे बना है, और पीछे वाली दूरी को अपन क्या लेते हैं, धनात्मक। तो V प्रतिबिंब को की दूरी को बताता है, तो ये प्लस का 20 सेंटीमीटर। दर्पण से बिंब की दूरी, वस्तु की दूरी निकालनी है, जो कि U हमको निकालना है। तो हमारा वही दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/V + 1/U = 1/F। ठीक है, ये सूत्र लगा देंगे। इस सूत्र में देखो हमारे पास V है और F भी है, ये F है और ये V है, U निकालना है, तो इस वाले को इधर ले जाओ, तो 1/U इधर ही रहा, 1/F - 1/V। अब यहाँ पे दूरियाँ लिख दो, 30 सेंटीमीटर प्लस का, माइनस में यहाँ पे 20 भी प्लस का। अब इसको वक्र गुणा कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। जिसको लसा वसा लेना नहीं आता हो वो डायरेक्टली ऐसे कर लिया करो। 20 को 1 से गुणा किया 20, ये इधर गया माइनस का 30 बटे 20 गुणा 30 कितना हो गया, 3 दूनी 6, 600। तो 1/U का मान क्या आ गया, माइनस का 10/600। 1 0 से 1 0 कट गई। इसको उल्टा करेंगे तो U का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वस्तु का मान माइनस में आया। देखो माइनस का मतलब क्या है कि वस्तु हम दर्पण के सामने रखी होगी, और हमेशा U का मान माइनस में ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के सामने ही होती है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर इसका आरेख बनाने की हम कोशिश करें तो ये उत्तल दर्पण है, ठीक है, ये उत्तल दर्पण है। इसने उत्तल दर्पण बोला हमको। ये मान लो F और ये है C। फोकस दूरी कितनी होती है, 30, तो ये हो गया 30 सेंटीमीटर, और वक्रता केंद्र हमको पता है 60 सेंटीमीटर पे होता है। ठीक है, इसने बोला है कि V जो है, V मतलब प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर पे है, तो 30 से कम या 15 होगा या 20 होगा कहीं, तो यहाँ पर हमको बना है प्रतिबिंब, ये लगभग 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको पता है कि वस्तु जो है उत्तल दर्पण का हमने जब आरेख खींचा था तो हमें पता है कि जो प्रतिबिंब है वो P और F के बीच में बनता है, तो ये बन रहा है। ठीक है, तो वस्तु कहीं ना कहीं मुख्य अक्ष पर रखी होगी, कहाँ पे, अनंत और ध्रुव के बीच में।
तो वो दूरी कितनी बताई इन्होंने, 60 सेंटीमीटर। जो हमारा आंसर आया वो 60 है। तो इसका आरेख क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ये और ये। तो इनका जो टकराएंगे F से होकर जब ये पास करेगा तो यहाँ पे इसका कहीं आरेख बन जाएगा। तो इस तरह से आरेख भी बना सकते हैं। और इसको समझने वाली बात ये होती है कि यहाँ पे देखो इसने जो वस्तु की स्थिति दी है वो 30 से कम दी है, और ये 30 से कम होनी भी चाहिए थी, क्योंकि हमने देखा है कि उत्तल दर्पण के केस में F के इधर कोई प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। तो अगर ये 30 इसको ज़्यादा दे देता 50 सेंटीमीटर तो ये प्रश्न ही गलत हो जाता, क्योंकि हमें पता है कि वस्तु कहीं भी रखी हो वो या तो F पे बनेगी, अनंत पे है, या फिर F और ध्रुव के बीच में बनेगी। तो इस तरह से इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब मान लो इसमें अगला प्रश्न ये पूछ लूँ मैं कि आवर्धनता भी निकालो। आवर्धनता निकालो, m का मान निकालो। तो वो कैसे निकालोगे, तो m का मान कैसे निकालेंगे, m का सूत्र होता है h' बराबर v/u, और इसको लेते हैं हम माइनस, क्योंकि हमने सूत्र को सही किया अभी, -v/u। तो यहाँ पे ऊंचाइयाँ तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास दूरियाँ हैं। तो माइनस v का मान कितना है, v का मान दे रखा है हमें 20, और u का मान आया हमारे पास -60। तो यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो m का मान 2/6 बराबर 1/3, मतलब 0.33। अब यहाँ पे 0.33 आया, तो हमें पता ही है कि जो वस्तु है वो ज़्यादा दूरी पर है और प्रतिबिंब कम दूरी पर है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो छोटा है, इसकी आवर्धन क्षमता क्या है, बहुत ही कम है, आवर्धित नहीं है, ठीक है, क्योंकि 0.33 है। तो इस तरह से दर्पण सूत्र का प्रयोग करके कोई भी न्यूमेरिकल आए, कोई भी सवाल आए, उसको हम कर सकते हैं। तो एक और उदाहरण है, उदाहरण नंबर 3, वो आप ट्राई करना, अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। तो ये परावर्तन वाला जो पोर्शन है ये हमारा ख़त्म होता है। परावर्तन में हमने क्या क्या देखा, परावर्तन वाला जो पोर्शन है ये हमारा पूरा हो गया। परावर्तन में हमने देखा दर्पणों के बारे में। दर्पण में सबसे पहले बात करी थी समतल दर्पण की, समतल दर्पण की बात करी, उसके बाद उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण की बात करी, उसके बाद अवतल दर्पण से क्या क्या प्रतिबिंब बनते थे उनको भी देखा था पुराने लेक्चरों में। उस आरेख डायग्राम कैसे बनाते हैं वो समझा था, क्या नियम है। फिर इस लेक्चर में हमने उत्तल दर्पण के बारे में समझा। अब अगले में अपन अपवर्तन को स्टार्ट करेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। तो धन्यवाद बच्चों, अगर आपको समझ में आता है और बीच बीच में कहीं बोलने में मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप लोग क्षमा करें। धन्यवाद।